नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के सामने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से पिछले वर्ष पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक आर्टिकल्स या अनुच्छेद मिलान करना है दोस्तों। तो इसमें संघीय सूची में कुल 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में कुल 47 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में दोस्तों गणना के अनुसार संघीय सूची में 98 हो गया है, राज्य सूची में ये प्रविष्टियां 59 हो गई है और समवर्ती सूची में गणना के अनुसार ये प्रवृत्तियां 52 हो गई है वर्तमान में। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों पर विचार करना है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो विचारानुक्रम क्रम दीजिएगा इसमें। तो सबसे पहले सार्वभौमिक है, फिर समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, फिर प्रजातांत्रिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर है साधारण बहुमत। उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका सही आंसर है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो संविधान का अनुच्छेद 19 का भाग है, और अल्पसंख्यकों को अधिकार। तो 1 और 3 इसमें ए ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी इसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हिसाब से बोला जाता है, तो उसके अनुसार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय राष्ट्र संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें से दोस्तों सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों मौलिक अधिकार है। तो इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है, आइए इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। तो एक और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है इसका। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो उसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? जिसका सही आंसर है 12वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जिसका सही आंसर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कौन सा है? तो 12वां है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न हो तो भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो सही आंसर है अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन सही है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है? तो महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने वो समय की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर है 2 महीने, यानी 60 दिन के लिए। राज्यसभा में होते हैं क्या होते हैं? तो 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो समाप्त होने का विषय नहीं है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है और उसका वो सदस्य नहीं होता है।
तो जो हम तो अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। हमारा जो संसद होता है दोस्तों, वो 3 इकाइयों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है, उसकी शुरुआत हमेशा लोकसभा में होती है। जबकि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कहाँ पेश किया था? केवल लोकसभा में। लेखानुदान बना है तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है, किसका है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। इसको नेशनल इमरजेंसी के हिसाब को बोला जाता है दोस्तों। वो आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 300 आर्टिकल 352 या अनुच्छेद 352 के तहत होता है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, किसके द्वारा? तो 61वें संशोधन 1979 के द्वारा 1989 के द्वारा। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब? तो 61वें संशोधन द्वारा, हमने देखा भी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 है। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार के लिए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है? तो प्रशासनिक प्राधिकारी है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो उसका सही आंसर है 1206। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी, जबकि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चीन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? इसका सही आंसर है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो उसका सही आंसर है बेंगलुरु में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर है 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सी ऑप्शन सही है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है? किसके विषयों के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा करके। जबकि
जन द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग में सम्मेलन के द्वारा की जा सकती है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 11 दिसंबर 2019 को। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19, जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अधिकार परीक्षा को। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो वो नीति निर्देश सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो किसके द्वारा? तो 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? जिसका सही आंसर है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा होता है। तो हमने कहा था संसद 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। तो अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है, यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, दोनों। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है गवर्नर की सलाह पर। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या क्या का अधिकार देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कहाँ से? बिहार से, राजेंद्र प्रसाद। कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह असत्य है। जबकि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये सही है। पदेन सभापति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्र सरकार का मुख्य है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है, तो किसके लिए? केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके लिए होता है? वो लोकसभा के लिए होता है। तो इसमें राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं होता, संसद के प्रति नहीं होता है और अध्यक्ष स्पीकर के प्रति नहीं होता है। तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन रह के। सरकार की संसदीय व्यवस्था में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है तो अनुच्छेद 352 में।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो उसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो उसका सही आंसर है एडवोकेट जनरल। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही आंसर है 1956 में। लोकसभा का नेता कौन है? तो उसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है, क्या है? तो 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो उसका सही आंसर है 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो वैध मतों का 1/6 भाग, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त होती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? इसका सही आंसर 2026। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो जनगणना 1971 की के अनुसार। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उसका सही आंसर है अनुच्छेद 330। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को कम से कम कितने सत्र बुलाया जा सकता है? तो वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में 80 प्रतिनिधि भेजता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो उसका सही आंसर है बिहार तथा महाराष्ट्र। दोस्तों ये डाटा 1994 का है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र भी दूसरे नंबर पर है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो उसका सही आंसर 1952 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपरोक्त में से किसी को ही नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किया जाता है? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के चेयरमैन है कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, जो पदेन अध्यक्ष है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो इनमें से कोई नहीं। तो 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। तो अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसमें डाउट है दोस्तों। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात या किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी क्या है? तो इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसके चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ये राज्य पार्टी भी है और राष्ट्रीय पार्टी भी है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो कहाँ आयोजित होता है?
तो केवल 4 ऑप्शन का सही है। यानी कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए इस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन की को आयोजित किया जाता है दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो उसका सही आंसर है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के रूप में उद्देश्य निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। दिल्ली है क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काट के एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो इनमें से कोई नहीं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष है? तो MN वेंकट चलैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता या सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो दोस्तों इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया था। 1960 में बढ़ाकर 13, 77 में 17, 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा वर्तमान 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त करा दिया गया था। तो इसमें सही आंसर नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका सही आंसर राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उसका सही आंसर संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति को लिख के। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। तो इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन कौन सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसका सही आंसर केवल चौथा, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो सभी शामिल है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र को के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहा है जो उनके पद में निहित है। तो किसके द्वारा? 175(2) के द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है उद्योगपति से नहीं चुने जाते, जबकि स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य शिक्षक और स्नातक। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय संसद के द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर है बिहार में केवल है, इन चारों ऑप्शंस में दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका सही आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी और मुंबई दोनों। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए इसकी क्षेत्राधिकारिता जो है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव है और गोवा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समकक्ष है का प्रकार है क्या है? तो स्वतात्व अधिकार मुकदमा यानी टाइटल सूट।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है 13, अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो इसका सही आंसर है तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर है चुनाव आयोग को। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का निर्वाचन आयोग करता है पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसका चारों ऑप्शन सही है। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसके केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका सही आंसर है 1987। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है किसका है? तो राज्य की सूची पर। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसे गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 जी। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ग्रामीण खेल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40। राज्य की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इनमें से सभी सही है, यानी इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। कौन से आते हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? तो स्थानीय जनता की। भारत पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ये सभी, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, जबकि स्वायत्तता और लोक सहभागिता स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना इसके विशिष्ट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान में दोस्तों नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, तो कहाँ से? राजस्थान में, नागौर जिले से। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी। निम्नलिखित में से कौन कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इसका सही आंसर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया था? तो इसका सही आंसर है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यानी कि 4 ऑप्शन सही है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? जो सही है आंसर है बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? जिसका सही आंसर है 67वें संविधान संशोधन बिल।
अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है 73वां संशोधन। तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहां पर? तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया था, कब लाया गया था? 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू हुआ था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है काका साहेब कालेलकर। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो इसका सही आंसर है M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वरीयता अनुक्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान में अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान यानी 9वां रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वां और उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः विकल्प ई उत्तर सही है। तो इसमें तीनों एक ही में रखा गया है दोस्तों, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।